जब जब इतिहास लिखा गया, कुछ नाम जानबूझकर मिटा दिए गए, कुछ वीरता की कहानियां धूल में दफन कर दी गईं। लेकिन सच कभी छुपता नहीं। ये कहानी है उस योद्धा की जिसने 12 किलो की तलवार से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, जिसने लखनऊ की धरती पर 12 किले बनवाए और राजा जयचंद की सत्ता को खुली चुनौती दी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब उत्तर भारत में इतिहास की करवटें बदल रही थीं, तब एक और बुंदेलखंड के अमर सेनापति थे आल्हा और उदल, तो दूसरी ओर खड़ा था एक ऐसा शूरवीर जिसने अपने दम पर राजाओं को भी चुनौती दी। राजा बिजली पासी। क्यों हुआ था इन महान योद्धाओं के बीच भयंकर संग्राम? क्या ये केवल सत्ता का संघर्ष था या सामाजिक सम्मान और वीरता की असली परीक्षा? आल्हा उदल, जो राजा जयचंद की सेना के प्रमुख सेनापति थे, और बिजली पासी, जो पासी समाज की शान, लखनऊ के स्वाभिमानी शासक और बलिदानी योद्धा। आइए दोस्तों, इतिहास की किताब खोलते हैं और जानते हैं आल्हा उदल और बिजली पासी की वीरता की कहानी। ये केवल तलवारों की लड़ाई नहीं थी, ये थी अस्मिता की, सम्मान की और बलिदान की लड़ाई। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जहां इतिहास बोलता है और वीरता की गाथाएं जीवंत होती हैं। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं भारत के निचोड़। लगभग 1150 के आसपास का समय था। भारत पर विदेशी आक्रमणों की झड़ी लगी थी। बाहरी हमलावर भारत की समृद्ध धरती को रौंदने और उसकी संस्कृति को कुचलने के इरादे से हर दिशा से आगे बढ़ रहे थे। इसी अराजक समय में पासी जाति से दो महान योद्धा उभरे, महाराजा बिजली पासी और महाराजा सातन देव पासी। राजा बिजली पासी के पिता का नाम था नथावन देव, जो नथावनगढ़ के राजा थे, और माता थी रानी बिजनौर की रानी। उनका साम्राज्य अवध, लखनऊ और आसपास के इलाकों तक फैला था। इतना ही नहीं, राजा बिजली पासी के अधीन कुल 12 विशाल किले थे। इनमें प्रमुख थे कल्ली पश्चिम, कल्ली पूर्व, परवर पश्चिम, परवर पूर्व, पिपरसंड, घड़ी चुनौती, बिजनौर, नथावनगढ़, मातगढ़ी, उलासखेड़ा, दादूपुर और कई सहायक किले जैसे हैबत नोक, मवैया, बनी, रवा, भटगाम और बरगवा। ये किले सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं थे, ये उनकी शक्ति, रणनीति और सम्मान के प्रतीक थे। उस समय पासी योद्धाओं की युद्ध कौशल पूरे भारत में मशहूर थी। राजाओं को अपनी सेनाओं में साहसी और कुशल तीरंदाजों की जरूरत होती थी, और तब नाम आता था पासी योद्धाओं का। उत्तर भारत ही नहीं, गुजरात तक इनकी वीरता के चर्चे थे। गुर्जर प्रतिहार राजाओं के शासन काल में इनकी वीरता को खुले दिल से सराहा गया। यहाँ तक कि कहा जाता है, राजा बिजली पासी के लखनऊ के पास स्थित बिजनौरगढ़ किले की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि कन्नौज के राजा जयचंद वहां से कर वसूला करते थे। लेकिन समय बदला। साल 1170 के आसपास राजा जयचंद ने कर की मांग बढ़ा दी। बिजली पासी ने पहले भी थोड़ा बहुत कर दिया था, मगर इस बार उन्होंने साफ कह दिया, अब एक कौड़ी भी नहीं देंगे। जयचंद ने क्रोध में भरकर
एक संदेशवाहक को भेजा, बिजली पासी, कन्नौज के राजा को कर अदा करो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बिजली पासी ने जवाब भेजा, जाओ अपने राजा से कह दो। बिजली पासी अब कटी कौड़ी भी नहीं देगा। अगर युद्ध करना चाहते हो तो युद्ध भूमि में आ जाओ। हम पासी चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे जो धमकी से डर जाएं। इस उत्तर से जयचंद का क्रोध आसमान को छूने लगा। उनके राज्य में लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन अब जयचंद की लड़ाई सिर्फ बिजली पासी से नहीं थी, बल्कि उनके सबसे घनिष्ठ मित्र राजा सातन देव पासी से भी थी, जो खुद कर देने से इनकार कर चुके थे। अब राजा जयचंद का धैर्य जवाब देने लगा था। उसे लगने लगा था कि अब अगर बिजली पासी को नहीं रोका गया तो उसका अभिमान चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए उसने एक दिन अंतिम निर्णय लिया। अब समय आ गया है कि बिजली पासी पर सीधा हमला किया जाए। जयचंद ने अपनी विशाल सेना के साथ हमला कर दिया। लेकिन क्या हुआ? वीर राजा बिजली पासी की सेनाओं ने जयचंद की सेना को चारों खाने चित कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार अगले 12 वर्षों तक जयचंद ने कई छोटे बड़े हमले किए, मगर हर बार उसे पराजय ही हाथ लगी। बिजली पासी जयचंद को एक कौड़ी का कर भी नहीं दे रहे थे और इसके बावजूद उनका राज्य दिन ब दिन समृद्ध और शक्तिशाली बनता जा रहा था। प्रजा खुश थी, राजा न्यायप्रिय था और राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं। लेकिन साल 1183 में जयचंद ने एक नई चाल चली। इस बार वह सीधा युद्ध नहीं चाहता था, बल्कि उसने एक षड्यंत्र रचा। उसी समय की बात है, महोबा के राजा परमाल ने अपने 2 महायोद्धाओं आल्हा और उदल को दरबार से निष्कासित कर दिया था। दरबार से निकाले जाने के बाद आल्हा और उदल जंगलों में भटकने लगे। यही मौका था जिसकी जयचंद को तलाश थी। उसने तुरंत एक दूत को भेजा और कहलवाया, आओ मेरे महल में रहो, यहाँ तुम्हें धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी, बस मेरे सैनिकों को युद्ध कला सिखा दो। आल्हा और उदल मान गए और कन्नौज दरबार में आ गए। कुछ ही दिनों में दोनों महायोद्धा जयचंद की सेना को युद्ध के लिए तैयार करने लगे। फिर एक दिन प्रतिशोध की आग में जल रहे जयचंद ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा, अगर तुम राजा बिजली पासी को परास्त कर दो तो मैं तुम्हें उनका पूरा राज्य और अपार धन दूंगा। पहले तो आल्हा और उदल ने साफ मना कर दिया, लेकिन जयचंद बार बार आग्रह करता रहा। फिर अंततः वे मान गए। क्यों? क्योंकि उनके लिए यह युद्ध सिर्फ पैसा या भूमि के लिए नहीं था, बल्कि एक अवसर था अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान को वापस पाने का। उस समय आल्हा उदल का नाम ही शत्रुओं को काम पाने के लिए काफी था। उनकी तलवारें उठती थीं, तो दुश्मन रेत की दीवार की तरह ढह जाते थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जयचंद ने पहले भी कई बार अपने पुत्र लाखन को राजा बिजली पासी से लड़ने भेजा था, लेकिन हर बार पराजय ही मिली थी। पिछले 12 वर्षों से जयचंद बिजली पासी को हराने के लिए इस बार आल्हा और उदल केवल युद्ध नहीं, बल्कि पूरे पासी संघ को मिटा देने की योजना लेकर आए थे। उनका लक्ष्य था पहले बिजली पासी के किलों पर कब्जा करना
और फिर सातन देव पासी पर चढ़ाई करना। योजना तैयार थी। अब युद्ध की पहली चाल चली गई। राजा जयचंद ने एक संदेशवाहक भेजा, महाराज बिजली पासी को बताओ कि कन्नौज के सम्राट को लगान चुकाओ, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन राजा बिजली पासी ने जो उत्तर दिया, उससे पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। हमने अपने राज्य को तलवार की धार से बचाया है, झुके हुए सिर से नहीं। कन्नौज के सम्राट को कहो, बिजली पासी कर नहीं चुकाता, बल्कि ललकार का जवाब तलवार से देता है। यह उत्तर जयचंद के घमंड पर सीधा प्रहार था। वह आग बबूला हो उठा और अब उसने अपना अंतिम दांव खेला। अपनी विशाल सेना को आल्हा और उदल के हवाले कर दिया। अब युद्ध का प्रारंभ हो चुका था। आल्हा और उदल अपने दो शूरवीर सालों जोगा और भोगा के साथ बिजली पासी के साम्राज्य की ओर कूच कर गए। उनका पहला निशाना बना गांजर की धरती। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बिजली पासी के पास ऐसे गुप्तचर थे जो बांस की नजर और बिजली की रफ्तार रखते थे। राजा तक संदेश पहुंचा, महाराज, आल्हाउदल अपनी विशाल सेना के साथ आपकी ओर बढ़ रहे हैं। बिजली पासी ने देर नहीं की, सेना को तैयार करो। आदेश गूंज उठा। पासी संघ के सभी राजा, सभी सरदार एक एक कर युद्ध के लिए बुलाए गए। सभी 12 किलों पर सैनिकों को सतर्क कर दिया गया। रणनीति साफ थी, आर पार की लड़ाई होगी। उधर आल्हाउदल गोमती नदी के किनारे लाखन कोट के पास पहुंचे और एक ऊंचे टीले पर पड़ाव डाला। पर उन्हें नहीं पता था, वह टीला गुप्त सुरंगों से भरा हुआ था, जिनका इस्तेमाल पासी सैनिक छापा मार युद्ध के लिए करते थे। जैसे ही रात हुई, पासी योद्धा गुप्त सुरंगों से निकलकर शेर की तरह टूट पड़े। चारों ओर से तलवारें चमक उठीं और जयचंद की सेना में हाहाकार मच गया। यह हमला इतना घातक था कि आल्हा और उदल को अपना पड़ाव छोड़ना पड़ा। अब वे टिकुरिया पहाड़ी की ओर बढ़े और वहीं नया डेरा डाला। लेकिन वे नहीं जानते थे कि पासी गुप्तचर हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। राजा बिजली पासी को उनकी हर योजना की भनक पहले ही लग रही थी। रणनीति, गुप्तचर और साहस, यही वो अस्त्र थे जिनसे राजा बिजली पासी ने हर बार अपने दुश्मनों को पीछे धकेला। रणभूमि की हवा तेज हो चली थी। लेकिन युद्ध से कुछ दिन पहले ही महाराज सातन पासी काकोरी में पासी राजाओं के महासंघ में शामिल हो चुके थे। इसलिए जैसे ही खबर फैली कि आल्हाउदल बिजली पासी पर आक्रमण करने वाले हैं, सातन पासी अन्य पासी राजाओं के साथ मदद के लिए दौड़ पड़े। अब युद्ध के बादल और भी घने हो चुके थे। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही गांजर युद्ध का बिगुल बजा। नगाड़ों की गूंज से पूरा मैदान थर्राने लगा। एक ओर थे महाराज बिजली पासी, महाराज सातन पासी और उनके साथ वीर पासी राजाओं की सेनाएं, जो अपने राजाओं के लिए प्राण न्योछावर करने को तैयार थीं। और दूसरी ओर आल्हाउदल अपने साले जोगा और भोगा के साथ रण में हुंकार भरते हुए उतरे। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं। राजा बिजली पासी की तलवार बिजली सी कौंध रही थी। जिस दिशा में वार करते, वहीं शत्रु रक्तरंजित होकर गिरते जाते। उनकी सेना छापामार युद्ध में निपुण थी ही, इसलिए चारों दिशाओं से तीरों की वर्षा होने लगी।
जयचंद की सेना घबरा उठी। आल्हाउदल समझ चुके थे यह युद्ध वैसा नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। तभी राजा बिजली पासी स्वयं आल्हा के सामने आ खड़े हुए। दोनों महारथियों के बीच टकराई तलवारें। रणभूमि उनकी वीरता का गवाह बन गई। 3 पहरों तक घमासान युद्ध चला। बिजली पासी हर बार का जवाब दोगुनी ताकत से दे रहे थे। आल्हा अब चौंक गए थे। उन्हें समझ में आ गया था कि उन्होंने बिजली पासी को कम आंका था। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा वह और भी कठिन होता गया। तभी एक निर्णायक मोड़ आया। इतिहासकारों के अनुसार जब सीधी टक्कर में आल्हाउदल को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने रच डाली कपट की योजना। रात्रि में अपने गुप्त सैनिक पासी शिविरों में भेजे राजाओं की हत्या करने के लिए। वही हुआ जिसका डर था। चितिया आबू के राजा छितापासी रात्रि में शिविर में सोते समय कायरतापूर्वक मारे गए। उनका सिर काट कर ले गए शत्रु। एक नहीं कई सरदार इसी छल से मारे गए। यह सुनकर बिजली पासी का हृदय टूट गया, परंतु वे डरे नहीं। रात्रि में जब उन पर भी हमला हुआ तो उन्होंने घायल अवस्था में भी तलवार चलाई और हमलावरों को खदेड़ दिया। इस मुठभेड़ में वे घायल हुए, परंतु उनका दुहक अपने घायल शरीर का नहीं था, बल्कि उन वीर राजाओं की शहादत का था। अगली सुबह घावों से भरे शरीर, घायल घोड़ा, परंतु जोश पहले से कई गुना। युद्ध अपने चरम पर था। अब आल्हाउदल ने अपना अंतिम दाव खेला। रणभूमि में एक चक्रव्यूह रचा गया, जिसमें बिजली पासी को फंसाने की योजना बनाई गई। बिजली पासी अकेले ही शत्रु दल के भीतर तक पहुंच चुके थे। जब पीछे मुड़कर देखा तो चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन। उन्हें समझ आ गया अब वापस लौटना असंभव है, परंतु उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। जब तलवार में दम है तो प्राणों की चिंता क्यों? यह सोचते हुए वे अकेले ही टूट पड़े। शत्रुओं पर एक के बाद एक कई सैनिकों को मृत्यु का स्वाद चखा दिया, लेकिन अंततः रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत पासी संघ के साहस और देशभक्ति की अमिट गाथा बन गई। महाराजा बिजली पासी की वीरगति की खबर जब पासी सेना तक पहुंची तो समूचे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। रणभूमि में उनके बलिदान ने हर एक सैनिक को भीतर तक झकझोर दिया, लेकिन यह शोक जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। पासी वीरों ने अपने राजा की शहादत का प्रतिशोध लेने की शपथ ले ली। अब युद्ध की पूरी जिम्मेदारी पासी संघ के अनुभवी और कुशल रणनीतिकार महाराजा सातन पासी के कंधों पर आ गई। वे बिजली पासी के सबसे घनिष्ठ मित्र थे और अब इस युद्ध को सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि न्याय का धर्मयुद्ध मान चुके थे। उनके नेतृत्व में पासी वीरों ने एक बार फिर रणभूमि में हुंकार भरी। इस बार उद्देश्य सिर्फ जीत नहीं बल्कि प्रतिशोध था। इधर राजा देव माती पासी ने उत्तर दिशा में एक विशाल छावनी बनाकर आल्हाउदल को घेरने की रणनीति तैयार की। सातन पासी ने युद्ध को एक जाल में तब्दील कर दिया, ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें दुश्मन फंस कर रह जाए। और फिर रणभूमि में आमने सामने थे सातन पासी और आल्हा। जब सातन पासी का सामना हुआ आल्हा के छोटे भाई उदल से तो उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। वह जानता था यह योद्धा केवल तलवार का धनी नहीं बल्कि रणनीति का भी शेर है। वो पीछे हट गया। अब भिंत हुई आल्हा और सातन पासी की। सातन पासी की तलवार बिजली सी कड़क रही थी और आल्हा बुरी तरह दबाव में आ चुका था।
चारों ओर पासी सैनिकों की हुंकार गूंज रही थी, जिससे जयचंद की सेना बौखला गई। गर्मी अपने चरम पर थी, धरती खून से लाल और आकाश तीरों से ढका हुआ। जयचंद की कन्नौजी सेना लड़खड़ाने लगी। सातन पासी के वारों से आल्हा थरथर कांपने लगा। उसकी तलवार हाथ से छूटने लगी और घुटने जवाब देने लगे। तभी उसके बेटे इंदल ने घोड़े पर आकर सातन पासी को टक्कर मारी। सातन पासी कुछ क्षण के लिए असंतुलित हुए और राजपूती सेना ने इस मौके का फायदा उठाकर आल्हा को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। यह युद्ध इतिहास में इसलिए अमर हो गया क्योंकि पहली बार आल्हा दल को पराजय का स्वाद चखना पड़ा था। आल्हा समझ गया था, पासी योद्धाओं की युद्ध नीति और पराक्रम के सामने टिकना नामुमकिन है। वह युद्धभूमि से भाग खड़ा हुआ। उधर भगदड़ मची थी, सैनिक इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन पासी सैनिकों से कोई बच नहीं सका। आल्हादल के साले जोगा और भोगा इस भगदड़ में फंस गए और अंततः राजा सातन पासी ने अपने पराक्रम से उन्हें रणभूमि में ही यमलोक पहुंचा दिया। यह था महाराजा बिजली पासी के बलिदान का सच्चा प्रतिशोध। आल्हादल किसी तरह बचकर निकल तो गए, लेकिन गांजर की धरती पर पासी वीरों की तलवारों की चमक ने उन्हें फिर कभी यहाँ लौटने नहीं दिया। गांजर का युद्ध समाप्त हो चुका था। यह विजय केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह थी स्वतंत्रता की घोषणा। अवध अब पूर्णतः स्वतंत्र हो चुका था। महाराजा बिजली पासी और महाराजा सातन पासी केवल मित्र नहीं, बल्कि ऐसे साथी थे जो हर युद्ध, हर संघर्ष में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। उनका बलिदान इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। आज का चक गंजरिया, लखनऊ वही ऐतिहासिक भूमि है जिसे कभी लह गांजर कहा गया, यानी रक्त से सना गांजर। कहा जाता है इस धरती पर महीनों युद्ध चला, भूमि रक्त से लाल होती रही। यह एक गाथा थी त्याग, बलिदान और प्रतिशोध की, और यह गाथा युगों तक सुनाई जाती रहेगी। महाराजा सातन पासी ने यह सिद्ध कर दिया, पासी योद्धाओं को छल से हराया जा सकता है, पर झुकाया नहीं। दोस्तों, इस तरह गांजर की धरती पर पासी तलवारों ने लिख दी आजादी की इबारत। बिजली पासी का बलिदान, सातन पासी का प्रतिशोध और एक स्पष्ट संदेश, पासी योद्धाओं को छल से हराया जा सकता है, मगर झुकाया नहीं। यह थी वह अमर गाथा जो मिट्टी से खून में और खून से इतिहास में बदल गई। अगर यह कहानी आपको प्रेरक लगी, वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल भारत का निचोड़ को सब्सक्राइब करें।